नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं फर्रुख हैदर और मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट चिराग घोटी। आज हम बात करने जा रहे हैं शीना बोरा हत्याकांड में। 2012 में शीना बोरा का हत्याकांड होता है और 2015 में इसका खुलासा होता है और तब से मुंबई के भायखला जेल में शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी बंद हैं और अब उन्होंने एक चिट्ठी लिख के सीबीआई के नाम एक नया बवाल खड़ा कर दिया, कहना चाहिए एक नया विवाद पैदा कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो जेल में एक ऐसी कैदी से मिली जिसने ये दावा किया कि कश्मीर में उनकी बेटी शीना बोरा को उन्होंने देखा है। यानी कि इस लिहाज से वो ये कहना चाहती हैं कि जिस मामले में शीना बोरा की हत्या के जिस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है वो झूठा है। जो लाश के टुकड़े मिले थे रायगढ़ जंगल में और उसका जो डीएनए मैच किया गया था इनकी इंद्राणी मुखर्जी से, वो भी झूठा है। इसलिए उनको फर्जी फंसाया गया है और अब वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये जो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है या ये सिर्फ कैसे क्लेम किया है उन्होंने एक चिट्ठी लिख के सीबीआई के डायरेक्टर को ये चिट्ठी लिखी है कि वो जेल में एक ऐसी महिला से मिली जिसने ये दावा किया है कि उसने शीना बोरा को कश्मीर में देखा है और इसलिए वो सीबीआई से ये मांग करती हैं कि शीना बोरा की दोबारा से उनके ढूंढने की कार्रवाई की जाए ताकि वो इस मामले में बरी हो सकें, बेगुनाह साबित हो सकें। क्या डीएनए किसी और का मैच कर सकता है किसी और से? 2007 में 2000 माफ़ कीजिएगा 15 में जब ये मामला खुला था, उसके बाद इस जो लाश के टुकड़े, जले हुए टुकड़े मिले थे रायगढ़ के जंगलों में, वहाँ की पुलिस ने उसके डीएनए की जांच कराई थी और उस डीएनए जांच को इंद्राणी के डीएनए से मैच कराया गया था, जो बिल्कुल मैच कर गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें हत्या का दोषी बताया था और उसके बाद उनको सज़ा हुई थी। नहीं, ये तो डीएनए मैच कर गया था, तो ये इससे तो ये प्रूव होगा कि आपसे उस जो बॉडी के पार्ट्स मिले उसका ताल्लुक है, यानी कि आपकी वो बेटी है या जो भी है व्हाटएवर। लेकिन इससे हत्या की तो एक अलग थ्योरी थी जो बाद में क्लियर हुआ कि वो शायद उनका बॉयफ्रेंड था। इंद्राणी को ऐसा लगता था कि उस लड़की का कोई और बॉयफ्रेंड है। इससे काफ़ी वो खफा थी, इस बात को लेकर यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। लेकिन सवाल ये है कि जब वो डीएनए मिल गया तो फिर ये इस तरह की क्लेम करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन क्या वाकई इसको इस सेंस में भी देखा जाए हैदर भाई, कि कई बार कहते हैं ना कि एक शक्ल के दो लोग होते हैं, तो क्या कैदी ने किस सेम शक्ल की कोई और लड़की देख ली, उसने ये क्लेम कर दिया? देखिए, जहाँ तक इंद्राणी मुखर्जी का सवाल है, वो इस मसले को उठाकर ये साबित नहीं करना चाहते कि उनकी बेटी का डबल रोल हो रहा है। वो ये साबित करना चाहते हैं कि उनकी बेटी जिंदा है और कश्मीर में है, इसलिए उनको जिस मामले में फंसाया गया अपनी बेटी के शीना बोरा के हत्याकांड के मामले में, वो गलत है और जो डीएनए जांच की गई थी वो भी गलत है। इसलिए इस जांच को दोबारा से खोला जाए, सीबीआई इसको दोबारा जांच करे और शीना बोरा की तलाश कश्मीर में करे। इसको लेकर उनके वकील पूरी तैयारी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो अगली याचिका अपनी दायर करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट यानी बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी जमानत की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। तो ये एक हथकंडा हो सकता है कि इस मामले को दोबारा से खोलने का, ताकि रिकंसिडरेशन में ये मामला चला जाए और उस बिना पर इनको ज़मानत मिल जाए। ऐसे मामलों में क्या आप देखते हैं, कैसे होता है? देखिए, इस तरह की केसेस में यूजुअली अगर कोई ऐसा क्लेम आता है, काउंटर क्लेम आता है, पहले तो इन्वेस्टिगेशन ओवर हो चुकी है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, वो सारे साइंटिफिक एविडेंसेस जो है वो कोर्ट में सबमिट हो चुके हैं। ऐसे में ये क्लेम करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जब डीएनए मैच कर गया तो ये तो साफ है कि वो जो शरीर था वो इनके डीएनए से मैच कर रहा था, यानी इनसे ताल्लुक रखता था। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या वो जो डेथ हुई थी वो शीना बोरा ही थी या कोई और था परिवार का सदस्य? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। जो डीएनए मैच कराया गया था वो ना सिर्फ मुंबई की फॉरेंसिक लैब में मैच हुआ था, बल्कि एम्स के डॉक्टरों ने भी उसकी मैचिंग की थी और उसको 3 चरणों में उसकी जांच की गई थी। पहला उसकी हड्डियों से, फिर उसके जो अवशेष मिले उसके डीएनए से, और फिर जो आखिरी डीएनए हुआ था वो इंद्राणी के डीएनए से उसका मिलान किया गया था। यानी 3 चरणों में इस डीएनए की जांच हुई थी और इन 3 चरणों से गुजरने के बाद एम्स के डॉक्टरों ने ये फैसला किया था कि ये जो लाश मिली है, आज जली लाश रायगढ़ के जंगलों में, वो शीना बोरा की ही है। और लाश के ऊपर जो ट्रेसेस मिले हैं, मतलब जो लाश की जो लाश है उस पर जो ट्रेसेस मिले हैं वो मैच करते हैं इंद्राणी मुखर्जी से। यानी कि इस मामले में ये साफ हो गया था कि न सिर्फ इंद्राणी मुखर्जी ने शीना बोरा की हत्या की, बल्कि उसको वहाँ पे जलाने के वक्त भी वो वहाँ मौजूद थीं।
यानी कि इसके बाद ये मामला पूरा ओपन एंड शट केस था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और उनको सज़ा हुई। लेकिन अब इस तरह दोबारा इस विवाद को खड़ा करके, दोबारा इस तरह की बातें करके वो री इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती हैं, ताकि उन्हें इस मामले में थोड़ी सी लिवरेज मिल जाए, थोड़ी ज़मानत मिल जाए, ताकि वो सबूतों से, कई बारी होता है कि अब जो आरोपी होते हैं वो या दोषी होते हैं, जो अगर ज़मानत पे बाहर आ जाते हैं तो फिर वो जो सबूत हैं उनसे छेड़छाड़ भी करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये कवायद जो है पिछले काफ़ी समय से ही चली आ रही है, हम अक्सर कई केसेस में देखते हैं। इस केस में ऑब्वियसली जांच हुई, इसमें पीटर मुखर्जी का भी हम मेंशन करना चाहेंगे, उनके हस्बैंड थे जो इस केस में वो भी शायद इन्वॉल्व रहे हैं इस केस में। तो इसमें कई कैरेक्टर रहे हैं, और ये इसलिए हाई प्रोफाइल था क्योंकि बहुत बड़े मीडिया टाइकून की वो वाइफ थी, वो खुद मीडिया टाइकून थी, और उसके बाद किस तरह से रिश्तों का एक तरह से कहा जाए कि रिश्तों की के आसपास घिरा हुआ पूरा मामला है। मैं एक बार इस मामले को पूरा तफसील से समझा देता हूँ। शीना जो इंद्राणी मुखर्जी थी, उनकी जो पहली शादी संजीव से हुई थी, उनसे उनके 2 औलादें थीं। एक थी शीना और दूसरा था मिखाइल। और उसके बाद वो उनसे डाइवोर्स लेके और मुंबई आती हैं। मुंबई में उनकी पीटर मुखर्जी से शादी होती है, और जब पीटर मुखर्जी चूँकि मीडिया मुगल थे और उनके साथ उनकी बीवी यानी इंद्राणी मुखर्जी की भी तस्वीरें मैगजीन्स में, अखबारों में निकलती थी, जब ये तस्वीर शीना बोरा ने देखा तो वो उनके पीछे पीछे मुंबई आई और उन्होंने उन पर दबाव बनाना शुरू किया। तो इंद्राणी मुखर्जी ने पीटर मुखर्जी से ये कहते हुए शीना बोरा को मिलवाया कि मेरी छोटी बहन है। उन्होंने ये बताया नहीं कि उनकी बेटी है, और शायद यही वजह है कि पीटर मुखर्जी इस बात से अनजान थे और वो इस मामले में बरी भी हो गए। और ये पूरा मामला था, और उसके बाद वो लगातार दबाव बना रही थी शीना मुखर्जी। ऐसा दावा किया जाता है कि वो उनसे दबाव बना रही थी, उन्हें एक मुंबई में घर चाहिए। और वो हालांकि उनकी मदद करती थी इंद्राणी मुखर्जी लगातार, लेकिन जब उनको ऐसा लगा होगा कि मेरा राज खुल जाएगा, तो उन्होंने अपने एक साथी के साथ और ड्राइवर के साथ मिलके ये पूरे हत्याकांड को रचा। पहले उनको बांद्रा के अपने घर से लिया, और उसके बाद रास्ते में उनका गला दबाया गया, और फिर उनको रायगढ़ के जंगलों में ले जाके जला दिया गया। तो ये पूरा मामला था। उसके बाद ये मामला खुलता भी नहीं हुआ। ये कि 2012 में ये हत्याकांड हुआ, और 2015 में पुलिस अवैध हथियारों को रखने के मामले में एक टिप के ज़रिए से इंद्राणी के ड्राइवर को हिरासत में लेती है। वो उससे पूछताछ कर रही थी, और पूछताछ में जब उससे 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया तो उसने वो तो अवैध हथियार रखने की बात कबूली, साथ ही उसने ये भी कबूला कि वो एक हत्याकांड में भी शामिल था, और वो हत्याकांड 2012 का था। और जब इस मामले को खोला गया, इसकी फाइलें खोली गई, तो पता चला कि ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस है, जो इंद्राणी मुखर्जी की बेटी और पीटर मुखर्जी की जो सौतेली बेटी कहना चाहिए, शीना बोरा मर्डर केस का मामला है। काफ़ी डिटेल में हैदर भाई ने समझाया, और जिस तरह से शीना बोरा मामला सामने आया, उसकी जो शव है काफ़ी अस्त व्यस्त हालत में उसका शव जो है वहाँ जंगलों में मिला रायगढ़ के, और उसके बाद डीएनए वो मैच हुआ, उसके बाद अब ये क्लेम आ रहा है। तो ये बड़ी अटपटी सी बात लग रही है कि इतने समय के बाद इस तरह के क्लेम्स क्यों आ रहे हैं। मुझे याद है जो जेसिका लाल मामला था, उसमें भी एक क्लेम आया था, राम जेठमलानी उसमें वरिष्ठ वकील थे, जिसमें उन्होंने एंड में कहा था कि जेसिका को गोली किसी सरदार ने मारी है। तो वो बड़े हंसी के पात्र बने थे कि यार इस उम्र में आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो क्लियर कट था किसने गोली मारी थी, क्या इसमें पूरा मामला था। तो ये हथकंडे होते हैं, ऑब्वियसली ये वकील अपनाते हैं हथकंडे, ताकि केस जो है वो डिले हो सके या री इन्वेस्टिगेशन में जा सके, उनको उसका लाभ मिल सके, कानूनी लाभ। लेकिन एट द एंड इसकी कोई एक तरह से कहा जाए बेस नहीं है ये बातें बोलने का, क्योंकि ये तो क्लियर कट हो चुका है। अपरेंटली इस मामले में कोई भी मतलब लूप होल नज़र नहीं आता है। लेकिन हाँ, बस एक चीज़ जो मुझे मतलब दिखाई देती है एज अ क्राइम जर्नलिस्ट, मैं ये समझ सकता हूँ कि ये अगर री इन्वेस्टिगेशन में मामला जाता है तो हो सकता है कि इनकी ज़मानत अर्जी जो है वो कुछ दिन के लिए कबूल हो जाए, और अगर ये कबूल होती है तो उस केस में ये सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं, और छेड़छाड़ होने के बाद फिर सबूतों के अभाव में ये अपने आप को बेकसूर बताने की कोशिश कर सकती है। मतलब ऐसा नॉर्मली केसेस में होता है, लेकिन इस केस में होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। कश्मीर में है, लिहाजा इस मामले की जांच दोबारा से की जाए, तो आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही ये क्लेम इस तरह की क्यों कर रही है, जब डीएनए हो चुका है। रायगढ़ में शीना बोरा जो है उनका शव बरामद हुआ था, और उसको डीएनए मैच हुआ था इनसे ही, इंद्राणी मुखर्जी से। ऐसे में अब क्यों क्लेम ये किया गया है, और इतने समय के बाद क्यों किया गया है? करीब करीब 5 साल से ऊपर हो गए जेल में है वो, और ऐसे में अब इस तरह के क्लेम करना ये अटपटा ही लग रहा है। और
कोई आधार तो मुझे लग नहीं रहा। ये एक तरह से डिले टैक्स है और ये कहा जाए कि एजेंसीज को गलत दिशा में जांच के लिए प्रेरित करने की वाली बात है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है इस बात में, क्योंकि ये साइंटिफिक एविडेंसेस जो है वो ऑलरेडी कोर्ट में सबमिट किए जा चुके हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा सा इस स्टोरी के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। 2012 में शीना बोरा का मर्डर होता है, लेकिन इसका खुलासा होता है 2015 में। हालांकि 2012 में ही जब रायगढ़ के जंगलों में जो लोग घूमते हैं अपने लकड़ियाँ बिनने या बाकी कामों के लिए, उन्होंने एक अध जली हुई लाश देखी, जिसके बाद उन्होंने उसको पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस वहाँ मौके पे पहुँचती है, उस लाश को देखती है, लाश को बरामद करती है ज़मीन से, उसकी जांच की जाती है और थोड़े सैंपल रखने के बाद जब कोई उसको क्लेम नहीं करता है तो उसको दोबारा दफना दिया जाता है। लेकिन साल 2015 में मुंबई पुलिस एक अवैध हथियार रखने के मामले में किसी आरोपी को ढूंढ रही थी और उस आरोपी को पकड़ भी लेती है। और उस आरोपी से पूछताछ में पता चलता है कि वो आरोपी जिसको इस मामले में हिरासत में लिया गया था, उसके पास अवैध हथियार तो थे ही, साथ ही उसने ये कबूल किया कि वो एक मर्डर केस में भी शामिल रहा है, और जो मर्डर केस 2012 में हुआ था, तब उसने ये खुलासा किया कि उस वक्त वो इंद्राणी मुखर्जी, जो पीटर मुखर्जी की वाइफ हैं, और उनका वो ड्राइवर हुआ करता था, और उस दौरान उसने शीना बोरा हत्याकांड का वो हिस्सा था। बेसिकली वो उस टाइम ड्राइविंग कर रहा था गाड़ी की। जैसे ही ये खुलासा होता है उसके बाद मामला एकदम तूल पकड़ लेता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला था, और इस मामले में फ़ौरन गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया जाता है। शुरुआत में वो कहती हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा कोई हत्याकांड अंजाम नहीं दिया, लेकिन जब उनके ड्राइवर को उनके सामने बैठाया जाता है तब वो टूट जाती हैं और वो अपने इल्ज़ाम को कबूल कर लेती हैं। अब उन्हें 2015 से लेके और अब तक उन्हें मुंबई की बायकला जेल में रखा जाता है। हालांकि वो अभी आरोपी हैं, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने मुंबई यानी बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी ज़मानत की अर्ज़ी दायर की थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने नकार दिया। लिहाजा अब उन्होंने हो सकता है कि एक टैक्टिस अपनाई हो ताकि इस मामले को वो दोबारा री इन्वेस्टिगेट करा सकें और उसकी बिना पे उनको ज़मानत मिल सके। देखिए, जो कैदी जेल के अंदर रहता है उसके पास सोचने का बहुत समय होता है और वो अलग अलग तरीके से हथकंडे अपना रहा होता है। सिर्फ उसका एक ध्येय होता है कि किसी तरह बाहर आ जाए। वहीं दूसरी तरफ एजेंसी ज़रूर जांच कर रही होती है, उन्होंने जांच कंक्लूड कर दी होती है, लेकिन एजेंसीज के पास अपना बहुत काम होता है, यानी एक ऑफिसर के पास। तो ऐसे में वो तो हर हथकंडा अपनाएगा। अब वो क्या एविडेंसेस पेश करेगा, उसको ये भी पता है कि अगर वो ये एविडेंस की बात करेगा तो उसकी हंसी भी उड़ेगी, लेकिन कोई ना कोई ऐसा सबूत जो है वो छोड़ेगा जिससे किसी ना किसी का सर चकराएगा। तो क्या इस केस में इंद्राणी मुखर्जी ने ऐसा कोई सबूत छोड़ा है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ इस केस में अगर देखा जाए, पूरा जो इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की जाए, तो ये तो क्लियर कट केस था जिसमें इंद्राणी मुखर्जी को बुक किया गया था और उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है अभी। और ऐसे में अब ये क्लेम करना बहुत अटपटा है, लेकिन हो सकता है इंद्राणी ने कोई बेस भी दी। देखिए, जो इंद्राणी मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई थी वो सिर्फ उनके इकबालिया जुर्म के हिसाब से नहीं हुई थी, बल्कि जो रायगढ़ जेल में अधजली लाश मिली थी, उसके टुकड़ों के जो सैंपल लिए गए थे, उसकी डीएनए जांच की गई थी, और उसके डीएनए का और इंद्राणी मुखर्जी के डीएनए का मिलान किया गया, और तब ये चीज़ें साबित हुई थी। और ये जो मिलान किया गया, जो डीएनए जांच हुई, वो 3 चरणों में हुई। पहली डीएनए जांच उस अधजली लाश की हुई थी, उसके बाद उस लाश पे जो ट्रेसेस मिले थे उसकी हुई, और फिर इंद्राणी मुखर्जी की हुई। यानी कि 3 चरणों में ये जांच हुई। उसके बाद ये साबित हुआ कि जो लाश मिली है वो शीना बोरा की है, और लाश पे जो ट्रेसेस मिले हैं वो इंद्राणी मुखर्जी के हैं, और शीना बोरा और इंद्राणी मुखर्जी का डीएनए मैच करता है। इस बिना पे ये केस चार्जशीट फाइल की गई बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले में अभी सुनवाई कर रहा है। अभी वो फिलहाल मुख्य आरोपी हैं और जेल में हैं। पिछले 15 से अब 21 यानी 6 साल से वो जेल में है। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके वकील तैयारी कर रहे हैं इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट में केस को ले जाने से पहले ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि इस मामले को री इन्वेस्टिगेट करने का एक बेस मिल सके। हमें याद है निर्भया केस में भी जो फांसी की सज़ा हो रही थी, बिल्कुल फांसी तय हो गई थी, डेथ वारंट इशू हो गया था, उसके बाद भी कितना लीगल एक तरह से टसल जो है वो शुरू हो गया था। तो ये तो आरोपियों का हथखड्डा होता है, इसको इससे ज़्यादा कुछ देखना नहीं चाहिए। लेकिन जब तक वो जेल में थी उनकी डिमांड्स बड़ी अलग अलग थी। उनका कहना था, हालांकि बहुत लॉजिकल बात एक उन्होंने कही थी कि भाई मैं वो कपड़े क्यों पहनूं जो कैदी पहनता है, जो सज़ा याफ्ता कैदी पहनता है। वो कहती है उनको सज़ा तो नहीं हुई, वो तो अंडर ट्रायल है, तो उनको मतलब रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। एक उन्होंने कहा था
कि जो भागवत गीता है वो उसको ट्रांसलेट कर देंगी और इंग्लिश में लिख देंगी, तो वो पब्लिश कराई जाए, ये उन्होंने जेल अथॉरिटीज से कहा था। तो ऑब्वियसली जैसा स्टेट ऑफ माइंड की अगर मैं बात करूँ कि इस स्टेट ऑफ माइंड में जब कैदी अंदर है तो उसके दिमाग निकलने का भी कर रहा होता है, और कई ऐसे कैदी होते हैं जो सुधर भी जाते हैं, जो अपनी जिनको गलती का रियलाइजेशन होता है और वो ये सोचते हैं कि आगे हमने इस तरह से ज़िंदगी को नहीं व्यतीत करना है, फटाफट सजा हो और हम उसको कंक्लूड करें। तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश करते हैं, जो इस केस में हमें नज़र आए कि जिसमें रानी मुखर्जी ने इस तरह की ऊल जलूली कहूँगा ये बातें जो है वो रखी है। तो बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हम कल फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।